नमस्कार दोस्तों। आज हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं और ये एस्ट्रोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप कितना ही कॉम्बिनेशन लर्न कर लीजिए, कितना ही आप सारी चीजें आपको पता है, मगर जो अभी मैं बता रहा हूँ वो यदि आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकते। और अधिकतर लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है, उनकी प्रेडिक्शंस गलत इसलिए हो जाती हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर पोर्शन पर वो सबसे कम फोकस करते हैं। और वो पार्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो दशाएं और अंतरदशा है। तो सबसे पहले मैं दशाओं की बात करूंगा, उसके बाद अंतरदशाओं पर आऊंगा। जब हम किसी के भी रिजल्ट देखते हैं तो ज्यादातर लोग केवल इतना भर देखते हैं कि किस प्लेनेट की दशा चल रही है बस, और उससे रिलेटेड रिजल्ट की बात करना शुरू कर देते हैं। उसको मेलिफिक या बेनिफिक देख लिया, दशा देख ली, अंतरदशा और प्रत्यंत दशाओं को प्रॉपरली एनालाइज नहीं करते हैं, और वो प्लेनेट जिसकी दशा चल रही है वो कुंडली में किन भावों पर बैठा हुआ है उन सभी को देखना होता है। तो जो बिल्कुल नए व्यूअर्स हैं उन्हें मैं बता देता हूं कि हम विंशोत्तरी दशा की बात कर रहे हैं, जो कि 120 ईयर्स की दशा होती है। उसकी सीक्वेंस और कैसे कैलकुलेट करना है मैं पहले ही बता चुका हूं, और जो मोबाइल ऐप वगैरह देखते हैं उनमें सब दशाएं लिखी होती है, नेटिव की कब किस समय पर किस चीज की दशा है। तो दशा के दो हिस्से हैं देखने के। एक तो जो दशा जिस प्लेनेट की चल रही है वो कुंडली के अंदर बेनिफिक है या मेलिफिक है, शुभ है या अशुभ है। और दूसरा हिस्सा होता है कि वो कुंडली में उसकी स्थिति कैसी है, कौन से भावों में चला गया है, वो कहीं नीच का तो नहीं हो गया है या उच्च का तो नहीं हो गया है, किस तरीके की उसकी स्थिति है, इन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर की बात करेंगे अभी हम। तो दशाओं तक पहुंचने से पहले और भी कई चीजें मैं बताऊंगा। आप सभी को मेरी एडवाइस है, आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं। जिन लोगों ने बहुत अच्छे से आचार्य तक का कोर्स भी किया हुआ है वो भी यदि कुछ सीखना चाहते हैं तो कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि मैं आपको कुछ ना कुछ एडिशनल बता पाऊंगा। और इस पर्टिकुलर पोर्शन पे जितना आप ज्यादा फोकस करेंगे आपकी एस्ट्रोलॉजी उतनी स्ट्रांग होगी, आप उतने ही अच्छे प्रेडिक्टर होंगे, भविष्यवक्ता होंगे, और आपकी प्रेडिक्शंस करेक्ट जाएंगी। जिनकी दशा और अंतरदशाओं पर मास्टरी होती है वही एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं। बाकी चीजों पर आप कितना ही काम कर लीजिए, क्योंकि कोई भी रिजल्ट जो एक नेटिव की लाइफ में मिलने हैं, एक नेटिव की लाइफ के जो अलग अलग चरण या स्टेप्स होते हैं, किस एज में क्या होगा, जो एक पूरी किताब बनी होती है, जो स्टेप्स बने होते हैं, वो आपकी दशाएं हैं। आपकी दशाएं ही जिंदगी को अनफोल्ड करती हैं, इवेंट को अनफोल्ड करती हैं कि किसके बाद कौन सा इवेंट होगा। तो जो दशाओं को पढ़ना जान जाता है वो सारा फ्यूचर 2 मिनट में बता सकता है किसी भी नेटिव का कि किन किन हाउसेस की दशाएं चल रही हैं। तो अब दशाओं को समझने से पहले जो भी मैं चीजें बता रहा हूं, आपके जो कंसेप्ट हैं उन्हें निकाल दें। आप कितने भी पढ़े लिखे हैं तभी भी निकाल दें उन कंसेप्ट को, और शुरुआत से मैं जो बता रहा हूं उसे बिल्कुल ब्लैंक माइंड से समझने की कोशिश करें। एक नोटबुक ले लें, मैं कोशिश करूंगा आपको इसकी बारीक से बारीक चीज बताऊंगा। लंबी सीरीज होने वाली है तो आप किसी भी वीडियो को स्किप ना करें, और एडवाइस करूंगा इसको 2 बार देखें जरा ध्यान से। शुरू करता हूं मैं। सबसे पहले आपको बेनिफिक और मेलिफिक प्लेनेट हमने पहले भी डिस्कस किए थे, वो होते हैं नेचुरल मेलिफिक एंड बेनिफिक, और दूसरा पार्ट होता है फंक्शनल मेलिफिक या बेनिफिक। तो आपको माइंड के अंदर ये क्लियर कर लेना है कि दोनों चीजें अलग अलग हैं। जो नेचुरली बेनिफिक प्लेनेट है, जैसे हम जुपिटर को देखेंगे तो उसे बेनिफिक मानेंगे, नेचुरल। वीनस नेचुरल बेनिफिक है। मून और मरकरी कंडीशनल बेनिफिक होते हैं या मेलिफिक होते हैं। बाकी सभी प्लेनेट मेलिफिक होते हैं। तो ये है नेचुरल, वो हमेशा उनका नेचर बेनिफिक होगा, मगर एक कुंडली के हिसाब से बेनिफिक और मेलिफिक प्लेनेट बदल जाते हैं। तो हम इंडिविजुअल लग्न के बेस पर डिस्कस करेंगे। लग्न क्या है इसके बेस पर, या लॉर्डशिप के बेस पर कौन सा प्लेनेट बेनिफिक होगा या मेलिफिक होगा, ये चीज बदल जाती है। तो अभी देखते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पर। इन सब चीजों को आप हमेशा याद रख लीजिएगा। ये मैं प्लेनेट की प्लेसमेंट नहीं बता रहा हूं, ध्यान रखना, मैं लॉर्डशिप बता रहा हूं। तो सबसे पहले बहुत सारे तो यही कंफ्यूज होते हैं कि थर्ड में मेलिफिक है तो वो अच्छे रिजल्ट देगा। मैं रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लॉर्डशिप की बात कर रहा हूं। 1, 5, 9 ये ट्राइन होते हैं, ये भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, इन्हें हम त्रिकोण या ट्राइन बोलते हैं। इनके लॉर्ड हमेशा बेनिफिक होंगे। अलग अलग कुंडलियों में इनके लॉर्ड अलग अलग होंगे।
और तो अलग अलग लग्न के हिसाब के इनके लॉर्ड बदल जाएंगे, वो हमेशा बेनिफिक होंगे। तो पहला रूल आप याद रखोगे कि ट्राइन लॉर्ड फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस के लॉर्ड ऑलवेज बेनिफिक होंगे। मैं एग्जांपल से यहाँ पे बताऊंगा इस कुंडली में। तो इनके जो भी लॉर्ड है, यहाँ पे जो भी राशियां हैं, उन राशियों के जो स्वामी होंगे उन्हें लॉर्ड बोलेंगे, वो बेनिफिक होंगे। फिर 3, 6, 11 इन्हें बोलते हैं त्रिशार्ड। त्रिशार्ड हाउसेस के जो भी लॉर्ड है वो मेलिफिक ही होंगे, वो चाहे कोई भी हो। 3, 6, 11 का लॉर्ड यदि जुपिटर बन गया तो वो उस कुंडली के लिए अशुभ हो गया। यदि शुक्र बन गया तो उस कुंडली के लिए अशुभ हो जाएगा। 4, 7, 11 जिसे हम बोलते हैं केंद्र स्थान, ये भाव, ये भाव, ये भाव, इनके लॉर्ड चाहे वो शुभ ग्रह है चाहे वो अशुभ ग्रह है, मतलब सभी ग्रह यदि वो केंद्र के स्वामी हो जाते हैं किसी भी कुंडली में तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं, सम हो जाते हैं। मतलब शुभ ग्रह अपनी शुभता खो देते हैं, वो शुभ नहीं रहते। अशुभ ग्रह अपनी अशुभता खो देते हैं, वो अशुभ भी नहीं रहते। तो ये सभी ग्रह जो कि केंद्र के स्वामी हो, उसमें लग्न को नहीं मानना है। 4, 7, 10 के स्वामी न्यूट्रल हो जाते हैं, सम हो जाते हैं, वो ना ही शुभ रहते हैं और ना ही अशुभ रहते हैं। 2 और 12 के स्वामी सेकंड हाउस और 12th हाउस बच गया। देखिए यहां पर ये सम बोलूंगा मैं, अभी न्यूट्रल बोलूंगा, मगर ये क्या होते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। ये शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तीनों तरीके का बिहेवियर करते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कब शुभ होंगे, वो आपको आना चाहिए, कब अशुभ होंगे और कब न्यूट्रल होंगे। 8वें भाव का स्वामी बच गया, वो उसके बारे में मैं एक सेंटेंस दूंगा। ज्यादातर लोग इसे अशुभ मानते हैं, अशुभ नहीं मानेंगे। आप कहेंगे ये शुभ नहीं होता, दोनों में डिफरेंस है। ये अशुभ वर्ड इसके लिए करेक्ट नहीं है, कहीं भी किसी भी शास्त्र में अशुभ नहीं लिखा हुआ है। इट इज नॉट बेनिफिक, मतलब ये शुभ नहीं होता। जो चीज शुभ नहीं होती उसका कंक्लूजन ये नहीं ड्रॉ करेगा कि वो अशुभ होती है। एक पर्सन सुंदर नहीं है तो इसका मतलब वो बदसूरत है, ऐसा नहीं है, नॉर्मल भी तो हो सकता है। एक पर्सन बदसूरत नहीं है इसका मतलब जरूरी नहीं है वो सुंदर हो। तो आप कंक्लूजन इस तरीके से ड्रॉ नहीं करेंगे, मेरे इस पॉइंट पे फोकस करेंगे जो ज्यादातर लोग गलती करते हैं। 8th हाउस देखा और वो कुछ एकदम से उसको मेलिफिक मान लेते हैं, कहीं भी किसी शास्त्र में मेलिफिक नहीं लिखा हुआ है। तो 8th हाउस लॉर्ड के बारे में भी हम बात करेंगे कैसा होता है, इसको हम किस तरीके से चेक करेंगे। बाकी लॉर्ड क्लियर है आपके। ट्राइन लॉर्ड ऑलवेज बेनिफिक होते हैं, त्रिसार्ड लॉर्ड ऑलवेज मेलिफिक होते हैं, केंद्र लॉर्ड ऑलवेज न्यूट्रल होते हैं। मैं ये किसी भी एक कुंडली में लगाकर बता देता हूँ। यहाँ पे कोई भी एक लग्न की कुंडली बना लेता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये राशियां लिख रहा हूं मैं, 10, 11, 12, 1, 2, 3। तो यहां पर देखिए फर्स्ट का लॉर्ड चंद्रमा है, यहाँ का लॉर्ड मंगल है और यहाँ का लॉर्ड जुपिटर है। 1, 5 और 9। तो इस कुंडली के लिए चंद्रमा बेनिफिक होगा, मंगल बेनिफिक होगा, ट्राइन लॉर्ड है, जुपिटर बेनिफिक होगा। मगर इसमें मैं एक पॉइंट और बताऊंगा, जरा ध्यान रखना, थोड़ी देर आप इंतजार करिए। दूसरा, ये केंद्र स्थान है तो इसका लॉर्ड वीनस शुक्र है, इसका लॉर्ड शनि है और इसका लॉर्ड फिर मंगल है। तो केंद्र स्थान के लॉर्ड इस कुंडली के लिए न्यूट्रल हो जाएंगे। ये 3, 6, 11 इसका लॉर्ड बुध है, इसका लॉर्ड 6 का लॉर्ड जुपिटर है और 11 का लॉर्ड शुक्र है। तो ये तीनों मेलिफिक हो जाएंगे इस कुंडली के लिए। दूसरा भाव, 12वां भाव, दूसरा भाव और 8वें भाव के लिए अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, वो मैं बताऊंगा किस तरीके से डिसाइड करेंगे। अब यहां पर इस चीज को जरा ध्यान देना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये एक मंगल, क्योंकि वो ट्राइन लॉर्ड था 5वें भाव का लॉर्ड, मैंने इसे बेनिफिक बोला, मगर वो केंद्र लॉर्ड भी है। तब क्या करें, यहां से ये न्यूट्रल हो गया और यहां के हिसाब से बेनिफिक हो गया। किसी भी कुंडली में रूल लिख लीजिए, कोई एक ही प्लेनेट केंद्र और ट्राइन दोनों का लॉर्ड हो जाए, केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान दोनों का स्वामी हो जाए, तो वो उस कुंडली के लिए योग कारक बन जाता है। अति योग कारक प्लेनेट बोलते हैं। तो योग कारक की डेफिनेशन लिख लीजिए।
योग कारक प्लैनेट कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है। योग कारक कौन सा ग्रह होता है? जो एक साथ कुंडली में केंद्र स्थान और त्रिकोण का स्वामी बन जाए उसे योग कारक बोलते हैं। ये 4-5 ही लग्नों में योग कारक प्लैनेट होते हैं, बाकी किसी में नहीं होते, 4 ही लग्न में। मैं भी बताऊंगा योग कारक किस तरीके से निकालेंगे। तो योग कारक की डेफिनेशन लिख लीजिए, जो एक ही प्लैनेट केंद्र और ट्राइन दोनों का लॉर्ड होगा वो योग कारक होगा। अब दूसरी और परिस्थितियां देखिए, यहाँ पे मैंने अभी तो कहा था जुपिटर आपका ट्राइन लॉर्ड है, 9th भाव का लॉर्ड है, तो मैंने कहा ये शुभ है, मगर ये 6ठे भाव का लॉर्ड हो गया तो अशुभ भी हो गया। अब हम क्या कंक्लूजन करेंगे, ओवरऑल कैसा है ये? तो ओवरऑल ये दोनों ही तरीके के रिजल्ट देगा, शुभ भी है और अशुभ भी है, तो इसको ओवरऑल न्यूट्रल मानेंगे। इनको यूटिलाइज कैसे करना है वो आगे चल के हम बताएंगे, मगर आप इसको एंटायरली शुभ भी नहीं मानेंगे, अशुभ भी नहीं मानेंगे। एज ए ट्राइन लॉर्ड तो ये शुभ है, मगर 6ठे भाव का स्वामी होकर ये अशुभ हो गया, तो ये ओवरऑल इसको हम एज ए न्यूट्रल मानेंगे। यदि आपसे कहा जाए ओवरऑल इस कुंडली के लिए कैसा है, तो ओवरऑल ये न्यूट्रल होगा। अब इनको हम किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, अभी आप कंक्लूजन मत ड्रॉ करना, मैं सारी चीजें अभी क्लियर करूंगा लेटर ऑन। तो जब भी कोई भी प्लेनेट यदि ट्राइन और एक शुभ और अशुभ भाव का स्वामी हो जाए तो उसे ओवरऑल हम न्यूट्रल मानकर चलेंगे। यदि कोई भी प्लेनेट त्रिकोण और केंद्र का स्वामी हो जाए तो उसे हम ऑलवेज योग कारक मानकर चलेंगे। कुंडली के लिए बहुत स्ट्रांग होता है, उसकी दशाएं बड़ी अच्छी जाएंगी, मगर कोई भी स्टेटमेंट को आप एज इट इज ना लें जब तक कि ये सीरीज पूरी खत्म ना हो, और हर चीज को नोट करें, तब आपको पता चलेगा। हम एक ही चीज के 2 या 3 हिस्से होते हैं, जब तीनों हिस्सों को मिलाएंगे तब हमें पता चलेगा दशाएं कैसी जाने वाली हैं। तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पर जुपिटर बेनिफिक हो गया, इसके हिसाब से यहाँ मेलिफिक हो गया। तो ओवरऑल ये आप कुछ ही नहीं कह सकते अभी ये बेनिफिक रिजल्ट देगा या मेलिफिक देगा। वो कैसे रिजल्ट देगा उसके बारे में लेटर ऑन बात करेंगे, मगर दोनों तरीके से बिहेव कर रहे हैं। ऐसे ही मैं यहाँ पे शुक्र को देखता हूं, तो देखिए ये केंद्र लॉर्ड है शुक्र, इसलिए यहाँ से ये न्यूट्रल हो गया। केंद्र लॉर्ड न्यूट्रल होते हैं, और यहाँ 11वें भाव का लॉर्ड है तो ये अशुभ हो गया। तो ओवरऑल इस कुंडली के लिए ये अशुभ ग्रह है। जो एक केंद्र स्थान का लॉर्ड हो और दूसरा अशुभ स्थान का लॉर्ड हो, तो मैं यहां पर रूल लिख रहा हूं जिसे आप नोट कर लें। केंद्र प्लस त्रिकोण ये योग कारक होगा, योग कारक लिख लें। केंद्र प्लस त्रिकोण का लॉर्ड योग कारक होगा। बेनिफिक हाउस मतलब त्रिकोण प्लस न्यूट्रल हाउस ये हो गया बेनिफिक। त्रिकोण का मतलब बेनिफिक और ये हो गया न्यूट्रल, तो वो योग कारक हो गया। अब एक तो बेनिफिक है, वो बेनिफिक मतलब ट्राइन का लॉर्ड, और दूसरा वो मेलिफिक हाउसेस का लॉर्ड है, अशुभ भाव का लॉर्ड है। आप इसे लिख लीजिए जो मैं बता रहा हूं, ट्राइन प्लस मेलिफिक का लॉर्ड हो जाए। जैसे यहाँ पे जुपिटर आपका ट्राइन का भी लॉर्ड है और मेलिफिक 6th हाउस का भी लॉर्ड है, तो वो ओवरऑल न्यूट्रल हो जाएगा। उस कुंडली के लिए हम उसे ओवरऑल न्यूट्रल बोलेंगे। बाकी तो जो बेनिफिक मेलिफिक हाउसेस का ही लॉर्ड है, दोनों मेलिफिक हैं तो वो मेलिफिक होगा ही होगा। दोनों ही हाउसेस मेलिफिक हैं तो मेलिफिक होगा ही होगा। मगर एक कंडीशन है, वो एक तो केंद्र का स्वामी है और दूसरा मेलिफिक हाउसेस का स्वामी है, अशुभ ग्रहों का भावों का स्वामी है, तो उसे हम मेलिफिक ही कहेंगे, जैसे यहां पर शुक्र था। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन बनते नहीं है। एक कॉम्बिनेशन बनता है, वो केंद्र का भी स्वामी है त्रिकोण का भी है, तो वो योग कारक हो गया। एक वो शुभ त्रिकोण का स्वामी है और दूसरा वो 3, 6, 11 का स्वामी है, तो वो आपका न्यूट्रल हो जाएगा। एक वो केंद्र का स्वामी है और एक अशुभ भाव का स्वामी है, तो वो अशुभ होगा उस कुंडली के लिए। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनते। इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे। दूसरे 12वें और 8वें भाव के लिए मैं अलग से बात करूंगा। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अभी मैं योग कारक आपको समझाता हूं कुछ और कुंडलियों में। ये आपका टॉरस लग्न की कुंडली है, वृषभ लग्न की कुंडली है। देखिए इसमें वृषभ लग्न में 2 साइन है यहां पर, और वृषभ लग्न की कुंडली के लिए आप देखेंगे कि शनि सैटर्न 9वें और 10वें भाव का स्वामी हो गया, मतलब एक केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो गया। तो वृषभ लग्न की कुंडली के लिए शनि योग कारक हो गया। सैटर्न बिकम्स योग कारक फॉर दिस कुंडली। ये मैंने लिब्रा लग्न की कुंडली ले ली है, केवल कुछ ही कुंडलियों में योग कारक होते हैं। लिब्रा लग्न है 7, देखिए 7 साइन है, तो यहां पर फिर देखिए शनि
चौथे और पांचवें भाव का स्वामी है। चौथा भाव केंद्र हो गया, पांचवा भाव त्रिकोण हो गया, तो केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी है, तो इसमें भी सैटर्न योग कारक हो गया। तो दोनों शुक्र की लग्न में शनि योग कारक होता है। अब शनि की लग्न देख लेता हूं मैं आगे, देखे शनि की लग्न में क्या होगा। ये शनि की लग्न है, यहाँ पर 10 साइन है, शनि की लग्न है। तो 10 साइन में आप देखिए ये त्रिकोण का स्वामी शुक्र है और यहाँ पे केंद्र का स्वामी भी शुक्र है, तो इसके लिए शनि की इस लग्न में वीनस मीन शुक्र योग कारक हो गया। शनि की दूसरी लग्न देख लेता हूं 11, दैट इज एक्वेरियस। एक्वेरियस में हम देखते हैं क्या बनता है। तो एक्वेरियस में आप देखिए ये शनि शुक्र चौथे भाव का भी स्वामी है और नवे भाव का भी स्वामी है कुंभ लग्न में, तो इसके लिए भी शुक्र योग कारक हो गया। तो शुक्र की दोनों लग्नों के लिए शनि योग कारक होता है और शनि की दोनों लग्नों के लिए शुक्र योग कारक होता है। और योग कारक केवल और 2 लग्नों में होता है, बाकी में कोई भी योग कारक प्लैनेट नहीं होता। कैंसर या कर्क लग्न देखिए 4 साइन, तो 4 साइन में आप देखोगे तो ये केंद्र का स्वामी त्रिकोण का स्वामी हो गया मंगल, और ये केंद्र का स्वामी हो गया, तो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर मंगल योग कारक हो गया। फिर हम बात कर लेते हैं सूर्य की लग्न लियो सिंह राशि। तो सिंह राशि के लिए फर्दर मंगल यहाँ त्रिकोण का स्वामी है, नवे भाव का, और चौथे भाव का केंद्र का स्वामी है, तो इसके लिए भी मार्स योग कारक हो गया। बाकी किसी भी लग्न के लिए कोई भी प्लैनेट योग कारक नहीं होता। बाकी लग्नों में योग कारक प्लैनेट होता ही नहीं है। योग कारक इसलिए नहीं होता, बाकी लग्नों में किसी भी प्लैनेट के पास एक साथ केंद्र और त्रिकोण की लॉर्डशिप नहीं होती है। तो हमें योग कारक का कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं इसमें एडिशनली आपको बात बता रहा हूं, जो भाव है इनको हम किस तरीके से स्ट्रोंगर और वीक मानकर चलते हैं, क्योंकि हमने कहा कि त्रिकोण के स्वामी योग शुभ होते हैं, 3, 6, 11 के स्वामी अशुभ होते हैं। तो इन भावों को भी अलग अलग स्ट्रेंथ दी हुई है, ये ध्यान रखना है। हमारे पास 3 त्रिकोण है, 1, 5 और 9। इसमें सबसे बली त्रिकोण 9वां भाव होता है, उससे कम 5वां भाव होता है, और सबसे कमजोर त्रिकोण पहला भाव होता है। यदि तीनों को कंपैरिजन करें तो 9th इज स्ट्रोंगर देन 5th इज स्ट्रोंगर देन फर्स्ट, और इनकी स्ट्रेंथ को ऐसे मान के चल सकते हैं, यदि 9th भाव को मैं 100 नंबर दूं तो 5th भाव को मैं 50 नंबर दूंगा और फर्स्ट भाव को 25 नंबर दूंगा। इसकी पावर इससे इसकी पावर डबल है और इससे इसकी पावर डबल होती है, तो 9th भाव का जो लॉर्ड होगा वो ज्यादा शुभ होगा एज कंपेयर टू 5th, और 5th का लॉर्ड होगा वो लग्न लॉर्ड से भी ज्यादा शुभ माना जाएगा। तो त्रिकोण स्थानों में सबसे स्ट्रॉन्ग स्थान 9th भाव होता है, उससे कम ये होता है, उससे कम ये होता है। इसी तरीके से अब केंद्र स्थानों की बात कर लेते हैं। तो जिसका जितना नंबर ज्यादा उतनी उसकी ताकत ज्यादा, ये रूल याद रखिएगा। त्रिकोण में भी जिसका जितना नंबर ज्यादा, 3 त्रिकोण है आपके पास, 3 ही केंद्र है, हालांकि इसको भी केंद्र माना जाता है पर यहां पर इसे अब केंद्र ना माने अभी। तो चौथा, 7वां और 10वां भाव, तो सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र 10th हाउस होता है, उससे कम 7th हाउस, उससे कम 4th हाउस। यही ऑर्डर है, देखिए 10th इज ग्रेटर देन 4th हाउस इज ग्रेटर देन 7th हाउस इज ग्रेटर देन 4th हाउस, और यही ऑर्डर होगा। यदि 10th हाउस को मैं 100 नंबर दूंगा 100, तो 7th हाउस को 50 दूंगा, 4th हाउस को 25 दूंगा। इसके बाद 3 अशुभ जो बताए थे मैंने, 3, 6, 11, 3, इनका भी ये ऑर्डर है। 11th इज स्ट्रोंगर देन 6th इज स्ट्रोंगर देन 3rd भाव, तो यहां पे होगा 11th इज स्ट्रोंगर देन 6th इज स्ट्रोंगर देन 3rd। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है इनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है। तो तीसरा भाव सबसे कमजोर होता है, छठा उससे स्ट्रोंगर, और 11वां भाव उससे स्ट्रोंगर होता है। तो जब भी कोई योग बनेंगे, अब मैं बताता हूं यहाँ पर, अभी मैंने समझाया था आपको योग कारक। योग कारक में आप देखिए ये भी योग कारक है, 1, 4 की लॉर्डशिप है, यहाँ पर 10, 11 की लॉर्डशिप है, तो ये 4th और 5th हाउस का लॉर्ड है सैटर्न, तुला लगने के केस में। मगर आप इसमें देखिए टॉरस लगने के केस में वो 9वें और 10वें भाव का लॉर्ड है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग भाव का लॉर्ड है। इसकी दशा जिंदगी बदल देगी इस इंसान की। ये सबसे स्ट्रॉन्ग भाव का लॉर्ड है। कुंडली के जो सबसे ताकतवर भाव है उनका ये मालिक हो गया। एक तरीके से आप ऐसा हो गया यूएस प्रेसिडेंट,
और ये आपका चौथे और पांचवा भाव का लॉर्ड है, तो किसी छोटे कंट्री का प्रेसिडेंट हो गया। पावर इस पे भी है, मगर ये इससे ज्यादा पावर किसी पे भी नहीं होती कुंडली के अंदर। तो जो टॉरस लग्न में जो सैटर्न होता है, यदि उसका प्लेसमेंट बड़ा हो तो इंसान की जिंदगी बदल देगा। योग कारक होने के साथ साथ वो सबसे स्ट्रांग भावों का स्वामी भी हो जाता है। तो आज अभी मैंने केवल आज की क्लास में हमने बात की है। क्लास में लंबी नहीं रखूंगा, कई होने वाली है, आप किसी भी क्लास को मिस ना करें। आपको बहुत कुछ समझने के लिए मिलेगा, रटने की जरूरत नहीं है। मैं सब चीजें आपको कंसेप्चुअली समझाऊंगा। ईश्वर की दया से इसका कंसेप्ट मुझे क्लियर है, तो मैं आपको भी एज इट इज समझाने की कोशिश करूंगा। आपको कहीं कुछ समझ में ना आए तो मेरे मोबाइल नंबर पे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालिएगा, मैं आपको समझाऊंगा। और इस चीज को फिर से ध्यान रखना, दशाओं की पूरी क्लासेस को आप प्रॉपरली अटेंड करें। आप कहीं से भी पढ़ चुके हैं, आपको कितनी भी जानकारी है, फिर भी मेरी बातों को आप 15-20 मिनट को फास्ट करके ही सुन लें, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। नमस्कार।